हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8 अप्रैल 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन पर चलेंगे उससे पहले मेरी तरफ से आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये है कि अगर आप लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर कंटिन्यूस चल पाएंगे। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कितना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है। जो भी आपको ठीक लगे उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। और बाकी हमारी सी सेट की एक रिवीजन थ्रू PYQs की एक सीरीज़ चल रही है, 45 डेज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक के सी सेट के PYQs डिस्कस कर रहे हैं। और ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। इसमें हम लोग 7 क्लासेस 7 डेज़ जो हैं वो पूरे कर चुके हैं और इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलेगी और टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर अपने एग्ज़ाम से चंद दिनों पहले, है ना, अगर आप लोग भी सी सेट का रिवीजन करना चाहते हैं PYQs के साथ, तो आप लोग इस सीरीज़ को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। इसी चैनल पर रोज़ रात को 8 बजे वीडियो जो है वो पोस्ट किया जाता है, तो उसके थ्रू आप लोग जो है ये अपना रिवीजन सी सेट का भी कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग UPSC के 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक बैच है सी सेट का, है ना, 2026 प्रीलिम्स का बैच है, जिसमें 1 जून से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आप या आपके कोई फ्रेंड्स, कोई कलीग्स, कोई छोटे भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो आप लोग उन तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप लोग इस बैच में एनरोल करेंगे उतना आपको यहाँ पर डिस्काउंट या बेनिफिट मिलेगा। अगर 21 अप्रैल तक आप एनरोल करते हैं तो 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा। और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो और 1 जून से हमारी क्लासेस बिल्कुल शार्प स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लासेस। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जल्द से जल्द ज़रूर ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आर्टिकल्स पर चलते हैं। पिछले 2-3 दिन से सेशंस नहीं आ रहे थे, बट कोई उसमें इशू नहीं है, वो सारे आर्टिकल्स हम लोग साथ में देखेंगे आज। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जजेस की एसेट्स को डिस्क्लोज करने का एक मामला आया था, एक आर्टिकल आया था उसको लेकर, है ना। वहाँ पर एक 16 पॉइंट्स का एक जो वो एथिक्स वाला एक डॉक्यूमेंट था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, है ना, पूरे के पूरे 16 पॉइंट्स दिखाए थे। तो उसको लेकर एक आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जस्ट एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि उसमें से उस आर्टिकल में जो भी बातें दी गई हैं उसकी ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100% चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही हाल ही में हमने डिस्कस किया है वो। ठीक है, और एक्सप्लेन पेज पर आज ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए हैं, ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, उसको लेकर पूरे के पूरे दुनिया की, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे के पूरे दुनिया की जो मार्केट्स हैं, जो शेयर मार्केट्स हैं, वो क्रैश की है ना। आज थोड़ा सा हालांकि स्थिति बेहतर दिख रही है, लेकिन कल के दिन सारे के सारे मार्केट जो हैं वो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे जापान के हों, चाहे चाइना के हों, हांगकॉन्ग के हों, सिंगापुर के हों, यूरोपियन कंट्रीज़ के हों, इंडिया का हो, है ना, इंडिया का सेंसेक्स निफ्टी है, या फिर आप अमेरिका का तक ले लें, ठीक है, जो वहाँ का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, या फिर जो S&P 500 है, वो सारे के सारे मार्केट्स जो हैं वो क्रैश किए हैं। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल दिया गया है उसमें। एज सच आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें ये दिया गया है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से 2-3 ऑथर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो इस समय इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको कैसा, मतलब क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने चाहिए, वैसा आर्टिकल है। नॉट वेरी, मतलब नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन वो जजेस के एसेट्स वाला आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा, मतलब शेयर करूँगा, उसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है,
अब बाकी पिछले 2 दिन के आर्टिकल्स हमारे पास 4 आर्टिकल हैं, दो दो आर्टिकल हम लोग देखेंगे। सैटरडे के 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल मंडे के हैं। और आज एक नया चीज़, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज से एक नई चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल में वो चीज़ देख ली होगी कि हर आर्टिकल के बाद हम लोग कुछ MCQs और 1 या 2 मेंस बेस्ड क्वेश्चन, उस टॉपिक में से क्या मेंस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। MCQs का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। आंसर्स चेक करने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर इसके आंसर्स वगैरह जो है वो क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पर डिस्कस करें, MCQs की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपका ये है टेलीग्राम है, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर द मेंस बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन मेंस बेस्ड क्वेश्चन का मैं आपके साथ आंसर्स डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके हम लोग चलेंगे, पेड कोर्स लेके चलेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये मतलब मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से मेरे एग्री नहीं करेंगे, है ना, कि अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री में दूंगा तो इट हैज़ नो वैल्यू, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है ना। तो इसलिए जो लोग वाकई में सिंसियर हैं, जो लोग वाकई में इन आर्टिकल्स के बेस पे या करंट अफेयर्स के बेस पे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आएंगे। वहाँ पर आप लोगों के साथ MCQs डिस्कस किए जाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ उनके आपके साथ मॉडल आंसर शेयर किए जाएंगे, सो दैट कि आप उसी लाइन पर कुछ आंसर्स अपने लिख सकें या उसी लाइन में आप थोड़ा सा सोच सकें, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी नहीं, क्वेश्चंस मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यू ट्राई टू राइट द आंसर और यू ट्राई टू जस्ट फ्रेम द आंसर, है ना, कि किस तरीके से आंसर उस चीज़ पर लिखना है। ऐसा हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना ये चीज़ पसंद आती है, एंड फिर उस चीज़ का जो भविष्य है वो उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, एक आर्टिकल है अ न्यू पैटर्न ऑफ रेमिटेंसेज, ठीक है। रेमिटेंसेज आपको पता है कि जो भी लोग इंडिया से बाहर काम करने जाते हैं, मतलब जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हु आर वर्किंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप कह सकते हैं फॉरेन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पर जो काम करते हैं और उसके बदले में जो वो पैसा वहाँ पर अर्न करते हैं और वो पैसे को जो वो वापस इंडिया भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। जनरली ये देखा जाता है, मतलब ऐसा एक आप कह सकते हैं एक कन्वेंशन रहा है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मिलती है वो उन देशों से मिलती है, मतलब उन देशों में काम करने वाले लोगों से मिलती है जो देश आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रेंड रिसेंट टाइम्स में चेंज हुआ है, और जो ज़्यादा एडवांस इकोनॉमीज़ हैं लाइक आपका US हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ से जो है वो आजकल ज़्यादा रेमिटेंसेज इंडिया में आने लगी हैं, ठीक है। तो इस बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। देखो आर्टिकल क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, इतने में थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, अब क्लियर है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है उसकी लेटेस्ट एक रेमिटेंस सर्वे आया है जो पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ है, पिछले मंथ रिलीज़ हुआ है। उसमें इंडिया की जो रेमिटेंस सोर्सेज हैं, यानी कि इंडिया का जो रेमिटेंस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, उसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, they together accounted for more than half of the total remittances in 23-24। 2023-24 में ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, इस तरीके के देश लाइक US, UK, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 50% से ज़्यादा रेमिटेंस जो इंडिया में आया है वो इन्हीं देशों से आया है, ठीक है। और इसने जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं जो ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा रेमिटेंस शेयर करते थे, है ना, जिनका रेमिटेंस शेयर सबसे ज़्यादा होता था, उसको इन्होंने जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट है, आई होप बात समझ पाए आप। अब ये शिफ्ट जो है, दिस शिफ्ट अलाउज इंडिया टू फर्दर लीवरेज रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग अब्रॉड फॉर डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। अब ये जो शिफ्ट है वो अलाउ करता है इंडिया को कि जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड काम कर रहे हैं, वहाँ से जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं उसको डेवलपमेंट इन द कंट्री में उस पैसे का यूज़ किया जा सकता है। बट इट ऑल्सो रेजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन ओवरसीज,
ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एडवांस इकोनॉमी से ज़्यादा रेमिटेंस आ रही है तो इसका मतलब हमारे देश का जो माइग्रेशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है ना। पहले लोग गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते थे, ज़्यादा माइग्रेट करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग जो है वो एडवांस इकोनॉमीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तभी तो वहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है ना। तो वही चीज़ ये बता रहा है ना कि माइग्रेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में भी ये क्वेश्चन रेज कर रहा है। इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी मतलब उसको लेकर भी एक क्वेश्चन पोज कर रहा है। एंड द इवॉल्विंग नेचर ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन वर्कर्स अब्रॉड, और किस तरीके के चैलेंजेस या चुनौतियां जो इंडियन वर्कर्स हैं वो विदेशों में फेस करते हैं, है ना। वो जो चैलेंजेस का नेचर इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, उसके बारे में भी ये बात करता है, मतलब उस तरफ भी ये एक इशारा करता है। अब गल्फ़ कंट्रीज से अगर हम रेमिशन की बात करें तो हिस्टोरिकली जो 6 जीसीसी नेशंस हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस हैं, उनमें से 6 दैट इज़ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज़ यूएई, कतर, ओमान, बहरीन एंड कुवैत, they have been the biggest contributor of remittances to India because of the large number of Indians worker employed in those countries। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि ज़्यादा लोग जाते थे ट्रेडिशनल तौर पर, है ना, इन्हीं 6 देशों में, और इसीलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी आती थी। However, multiple factors have led to decline in remittances from the Gulf। अब कई सारे कारणों की वजह से, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो गल्फ से रेमिटेंस आनी कम हुई है उसके पीछे, अब वो देखो क्या है। The economic downturn caused by the COVID-19 pandemic resulted in widespread job losses and salary cuts, reducing the disposable income available for remittances। एक तो ये इशू है कि कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2020, 19 में, 20 में, 21 में भी उसका असर रहा, 22 में भी रहा, है ना। तो उसकी वजह से कई सारे लोगों की जॉब चली गई, बड़े स्तर पर, वाइड स्प्रेड लेवल पर जॉब लॉस हो गया, है ना, या फिर जिनकी जॉब बची भी रही तो उनकी सैलरी कट हो गई। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब ऑब्वियस सी बात है, लोगों की अगर जॉब चली गई है या सैलरी कम हो गई है तो उनके हाथ में जो खर्च करने वाली इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम हो जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम ही अगर कम हो जाएगी तो फिर वो पैसा अपने घर कैसे भेज पाएंगे, है ना। तो रेमिटेंस उस वजह से कम हो गया। फिर एक यहाँ पर और पॉइंट दिया है, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज़। ठीक है, सऊदी में, जैसे सऊदी जैसे देश में एक वहाँ की नेशनलाइजेशन स्कीम है, या जिसको कहा जाता है निताकत। ठीक है, निताकत या फिर सऊदीआइजेशन। अब ये बेसिकली क्या है, ये प्रायोरिटीज़ देते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट ओवर फॉरेन वर्कर्स। मतलब इनको अगर, जैसे सऊदी जैसे देश में ये जो इनकी नेशनलाइजेशन स्कीम है, उसमें अगर इनको किसी काम के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना होगा तो ये प्रेफरेंस अपने वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रेफरेंस देंगे, है ना। फॉरेन वर्कर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस ये अपने लोकल लोगों को देंगे। तो ये भी एक कारण है। इसकी वजह से इंडियन माइग्रेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर जो अवसर हैं वो कम हो गए, है ना। अब इसके बाद अगर हम यूएई के शेयर की बात करें तो रेमिटेंसेज में, जहां 2016-17 में टोटल रेमिटेंस में लगभग 27% के आसपास जो शेयर है वो यूएई का हुआ करता था, 2023-24 में ये गिर के 19% के आसपास आ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम सऊदी अरेबिया और कुवैत की बात करें तो सऊदी अरेबिया का जहां शेयर 11.6 साढ़े 11% के आसपास था, वो उसमें भी लगभग 5% के आसपास आप कह सकते हैं गिरावट देखी गई है, 6.7% हो गया है। कुवैत की बात करें तो 6.5 था, 3.9 के आसपास आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब द सिचुएशन रिमेन्स फ्लूइड एंड अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द जीसीसी कंट्रीज कुड येट प्रोपेल रेमिटेंसेज। यानी कि अगर वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं तो फिर से ये जो रेमिटेंसेस का फ्लो है उस रीजन से बढ़ सकता है। अगर हम एडवांस इकोनॉमीज से जो रेमिटेंस आ रही है अगर उसकी बात करें तो रिसेंट ईयर्स में एडवांस्ड इकोनॉमीज से जो रेमिटेंस आ रहा है वो स्टडीली राइज कर रहा है। स्टडी मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यूएस जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 2023-24 में अगर हम बात करें तो जितना हमारे देश में टोटल रेमिटेंस आया है उसका लगभग आप कह सकते हैं 28% के आसपास, 28% के आसपास यूएस से आया है। ठीक है, एंड यूएस रेमिटेंसेज मेड अप ऑफ 2016-17 में जहां लगभग 22% या 23% के आसपास यूएस का शेयर रहता था, 20-21 में 23% के आसपास रहता था, वो अब लगभग 28% के आसपास हो गया। तो स्टडी राइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2016-17 और 23-24 के बीच में जो यूके, कनाडा और सिंगापुर का शेयर है रेमिटेंस में, वो भी आप देख सकते हैं कि यूके का 3 से बढ़कर लगभग 11% के आसपास हो गया, कनाडा का भी 3 से 3.8 हो गया, सिंगापुर से 5.5 से 6.6 हो गया। तो ये भी सब लगातार यहाँ से जो रेमिटेंस आ रही है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। ऑल्दो द नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स इन द यूएस इज स्मॉलर देन इन द जीसीसी, दे सेंड हायर पर कैपिटा रेमिटेंस ड्यू टू हायर वेजेस इंक्लूडिंग अ हायर मिनिमम वेज एंड द ग्रेटर परचेसिंग पावर ऑफ द यूएस डॉलर। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको एक चीज़ लग सकती है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ से रेमिटेंस कम आ रही है, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ अमेरिका से रेमिटेंस ज़्यादा आ रही है, तो आपके मन में एक जनरल ये थॉट आ सकता है कि इसका मतलब ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिका में माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से, ज़्यादा जो वर्कर्स हैं है ना गल्फ नेशंस में कम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स जो यूएस में हैं उनकी संख्या जीसीसी से अभी भी कम है, लेकिन वो पर कैपिटा रेमिटेंस ज़्यादा भेज पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एक तो अमेरिका में वेजेस ज़्यादा है ना, जो मिनिमम वेज का कंसेप्ट होता है वो वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ज़्यादा वेजेस मिलती हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है कि जो यूएस डॉलर की परचेसिंग पावर है वो भी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो आपका रेमिटेंस है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ या अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जीसीसी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इंडियन माइग्रेंट्स की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स का जो नंबर है वो अभी भी जीसीसी में ही ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अमेरिका से जो रेमिटेंस आ रही है पर कैपिटा रेमिटेंस यानी कि हर व्यक्ति जो रेमिटेंस भेज रहा है वो ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वहाँ पर वेज ज़्यादा है ना, जो उनको पैसा मिलता है काम के लिए वो ज़्यादा मिल रहा है, और साथ ही साथ यूएस डॉलर की जो परचेसिंग पावर है वो भी ज़्यादा है। क्लियर है बात? अब दिस पैटर्न इज ऑल्सो सीन इन अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज सच एज कैनेडा, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, वेयर इंडियन प्रोफेशनल्स अर्न सिग्निफिकेंटली मोर देन देयर काउंटर पार्ट्स इन द गल्फ। और यही पैटर्न जो है वो बाकी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं गल्फ में उनसे ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स in advanced economies, particularly in the STEM fields, finance and healthcare, has contributed to higher remittances inflows. ठीक है, जो हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, पर्टिकुलरली जो स्टेम के फील्ड में, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स वगैरह के फील्ड में जो है ना, इंजीनियरिंग मैथ्स के फील्ड में है, फाइनेंस के फील्ड में है या हेल्थ केयर के फील्ड में है, वो ज़्यादा रेमिटेंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिया, जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रिया और इंडिया, नीदरलैंड्स की जो को लेकर जो इन्होंने यहाँ पर रिसेंट रिसर्च की है इन ऑथर्स ने, वो इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लाइकली ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड, तो जो एडवांस्ड इकोनॉमी से रेमिटेंस आ रहा है स्पेशली यूएस से अगर हम बात करें, गिवन द पॉलिसीज ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन कुड इंक्रीज इवन फर्दर। अब अमेरिका से जो रेमिटेंस आ रहा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। कैसे? देखो, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट या हार्श इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है, दिस में मेक इट हार्डर टू ऑब्टेन ग्रीन कार्ड्स। ग्रीन कार्ड्स मतलब जो वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी है वो मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में तो अभी आपको पता ही है किस तरीके की पॉलिसीज़ चल रही हैं, है ना, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हों चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ काफ़ी हार्श होने की वजह से लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है, और इस वजह से a significant number of families are at risk of breaking apart due to children aging out of dependent visa status। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर एक जो मतलब परिवार हैं उनमें ये खतरा है कि जनरली मतलब क्या होता है, जो बच्चे हैं वो एक एज तक डिपेंडेंट वीज़ा मतलब अपने पेरेंट्स के वीज़ा पर वो वहाँ पर रह सकते हैं, बट अब जब वो बच्चों की उम्र ज़्यादा होगी तो उनको फिर से मतलब उनको इंडिविजुअल फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों की वजह से जो परिवार हैं उनके टूटने का खतरा है। The administration has taken the challenge to the president's executive order ending birthright citizenship to the US Supreme Court। ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्वियस सी बात है, जो ये प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो बर्थराइट सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कोर्ट में वहाँ पर मामला है। बर्थराइट सिटीजनशिप का मतलब वही है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में पैदा हो रहा है वो अमेरिकन सिटीजनशिप है, ऐसा वहाँ पर जो है वो लॉ हुआ करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर कोई माइग्रेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर और उनका अगर कोई बच्चा मतलब अमेरिका में पैदा हो रहा है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड अ यूएस सिटीजन। ठीक है, इस तरीके का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आए थे, हालांकि उसको लेकर अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उसकी यूएस की चैलेंज किया गया है। अब दीज पॉलिसीज़ कुड कंपेल मैनी टू कंसिडर मूविंग बैक टू इंडिया, है ना। अब इन पॉलिसीज़ की वजह से, इन नीतियों की वजह से ज़्यादातर लोग हो सकता है कि मजबूर हो जाएँ कि वापस इंडिया आ जाए, है ना, क्योंकि वहाँ पर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन नहीं है तो। और रेमिटेंसेस के टर्म्स में मूविंग अब्रॉड इन्वॉल्व्स ड्रेनिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोर्स टू द न्यू होस्ट कंट्रीज़।
ठीक है, रेमिटेंसेस के टर्म्स में अगर कोई व्यक्ति एब्रॉड शिफ्ट होता है तो उसमें होगा क्या कि जो सोर्स है वहाँ से रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगे और वो नए होस्ट कंट्री में आ जाएंगे। ठीक है, रिटर्निंग टू इंडिया वुड मीन दैट कंसिडरेबल रिसोर्सेज वुड फाइंड देयर वे बैक टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, है ना। और अगर इंडिया में वापस रिटर्न करते हैं तो उससे होगा क्या, जो कंसिडरेबल रिसोर्सेज हैं वो वापस इंडिया में आ जाएंगे रेमिटेंसेज के फॉर्म में, और जो उन लोगों के फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं उसके फॉर्म में। इवन इफ मैनी इंडियन माइग्रेंट्स डू नॉट एक्चुअली रिटर्न, दे मे faced with an unpredictable future choose to send higher remittances to India rather than investing in the US। ठीक है, अगर मान लो ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट जो हैं वो वापस नहीं भी आते हैं, ठीक है, मान लो वो इंडिया वापस नहीं भी आते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं उससे उनको लगता है कि उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बजाय वो ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिया में भेज सकते हैं। तो इससे भी मतलब अनप्रेडिक्टेबल, आप ये समझिए कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं या अनप्रेडिक्टेबल इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी इंडिया में रेमिटेंस जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो दिस वुड देन रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ हु हैव ट्रेडिशनली व्यूड देमसेल्व्स एज टेम्परेरी रेजिडेंट एंड प्रायोरिटाइज सेंडिंग। तो मतलब ये अगर ऐसा होता है तो इससे फिर वही वाला जो बिहेवियर है, जो गल्फ नेशंस में हमारे वर्कर्स हैं उनका भी ऐसा ही बिहेवियर है, क्योंकि वो भी अपने आप को टेम्परेरी वर्कर्स मानते हैं वहाँ पर, है ना, टेम्परेरी रेसिडेंट्स मानते हैं, और उनकी भी प्रायोरिटी यही रहती है कि जो भी पैसा वो वहाँ पर कमाते हैं दे ट्राई टू सेंड इट बैक टू इंडिया। ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट वो भी वहाँ पर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। ग्लोबली द राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इज लीडिंग टू इंक्रीजिंगली रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज इन सेवरल एडवांस्ड इकोनॉमीज। जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसकी वजह से कई सारे जो देश हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज़ देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकता है फॉर इंडियन माइग्रेंट्स टू सिक्योर परमानेंट रेसिडेंसी, है ना। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जितनी ज़्यादा हार्श या स्ट्रिक्ट होंगी उतना आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलने में मुश्किल होंगी। एंड नज देम टू स्प्रेड आउट देयर फाइनेंशियल रिस्क बाय रेमिटिंग लार्ज सम्स होम रादर देन कमिटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स इन देयर होस्ट कंट्रीज। वही मैंने आपको बताया, वही पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो वो परमानेंट रेसिडेंसी उनको मिलेगी नहीं, और इस वजह से प्रिडिक्टेबल उनका जो फ्यूचर है, उनको लगेगा वो इस देश में तो यार इमिग्रेशन पॉलिसी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब उठा के बाहर फेंक दें, है ना, परमानेंट रेसिडेंसी इन्होंने देनी नहीं। तो इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बेटर है कि जो भी पैसा आप यहाँ पर कमा रहे हो वो अपने देश में रेमिटेंस के रूप में भेजते रहो। कम से कम परिवार जो है वो तो सेफ़ रहेगा, वो वहाँ पर पैसा लेके, भले ही चलो अमेरिका में डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर है, बट फिर भी कम से कम ये होगा जितना भी रुपया आप इंडिया में भेजते हो वो सेफ़ तो रहेगा, कम से कम वो वहीं की किसी इन्वेस्टमेंट में उसको लगा देंगे पैसे को, है ना। तो वही बात है ये। अब रोल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के रोल की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड इकोनॉमीज से जो ये रेमिटेंस राइज हुआ है, इसके पीछे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर ये भी है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान दे कंट्रीब्यूट टू रेमिटेंस इनफ्लोज थ्रू लोन रिपेमेंट्स। अब ये एक बड़ी मज़ेदार बात है कि वो यहाँ से कोई इंडियन स्टूडेंट है, वो लोन लेके पढ़ने गया अमेरिका, और अब वो क्या कर रहा है, वो लोन रीपे कर रहा है। ठीक है, वो लोन रीपे कर रहा है, तो मतलब उसको वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप मिली हो या इस तरीके का कुछ हुआ हो, काम के बाद हो सकता है, जॉब, पढ़ाई के बाद जॉब लग गई हो, तो वो लोन रीपे कर रहा है, उस लोन रीपे के रूप में वो रेमिटेंस यहाँ पर आ रही है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग एंड ऑब्टेनिंग जॉब्स दे माइट सेंड रेमिटेंसेज बैक होम टू द फैमिलीज। वही लिखा हुआ है ना, पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब उनको मिल जाए तो उसके बाद वो रेमिटेंस जो है वैसे भी भेज सकते हैं, और लोन वगैरह के रूप में भी, मतलब लोन रीपेमेंट के रूप में भी भेज सकते हैं। However, an increasing number of Indian students have been encountering what may be described as willful de-skilling, in which highly educated graduates are compelled to accept low-skill jobs in retail, delivery service और hospitality to qualify for permanent residency। अब लेकिन इंडियन स्टूडेंट जो है वो एक फिनोमेना फेस कर रहे हैं, है ना, एक इशू फेस कर रहे हैं जिसका नाम है विलफुल डी स्किलिंग। विलफुल डी स्किलिंग का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, वो मजबूर हैं लो स्किल्ड जॉब्स एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री में या फिर डिलीवरी सर्विसेज में या हॉस्पिटैलिटी में वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि उनको ज़्यादा स्किल वाला काम दिया नहीं जा रहा, मिल नहीं रहा उनको, तो वो लो स्किल काम करने को तैयार है ताकि वो वहाँ पर रह सके और उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सके। ठीक है, कनाडा और यूके में जो इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर रिसर्च की गई है,
इन एडिशन टू द रिजल्ट्स फ्रॉम द केरला माइग्रेशन सर्वेज, वो ये चीज़ें इंडिकेट करता है। दिस सिचुएशन डिमिनिशेज देयर लॉन्ग टर्म कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड रेस्ट्रिक्ट देयर कैपेसिटी टू सेंड हायर रेमिटेंस। ऑब्वियसली बात है कि इस सिचुएशन की वजह से होगा क्या, उनका एक तो लॉन्ग टर्म कैरियर प्रोस्पेक्ट, अब ऑब्वियसली बात है कि कोई भी डिलीवरी सर्विस का काम कोई ज़िंदगी भर तो करेगा नहीं, है ना, पार्ट टाइम भले ही अलग चीज़ है, ज़िंदगी भर करेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो इस तरीके के लो स्किल काम कर रहे हैं तो उनको पैसा भी कम मिल रहा है, और पैसा कम मिल रहा है तो उनकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा रेमिटेंस भेजने की वो भी रेस्ट्रिक्ट होती है। एंड दीज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो स्पेशली वल्नरेबल टू एब्रप्ट चेंजेस इन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ विच कुड इफेक्ट देयर अर्निंग्स एंड रेमिटेंसेस कंट्रीब्यूशंस फर्दर। और ये जो स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में अचानक से बदलाव होते हैं उनकी वजह से भी ये वल्नरेबल है ना, और ऐसा होने की वजह से इनकी अर्निंग्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और जो ये रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो अगर रेमिटेंस के इन्फ्लोज को मैक्सिमाइज करना है और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर को अगर इम्प्रूव करना है तो इंडिया मस्ट फोकस ऑन स्किल हार्मोनाइजेशन एट द सेंडिंग कंट्री लेवल। ठीक है, इंडिया को स्किल हार्मोनाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा। ठीक है, कीपिंग इन माइंड individual liberties and choices, highly skilled workers must be supported for placement in roles that match their qualifications, while low skilled workers should have access to appropriate opportunities without the risk of exploitation or forced de-skilling। ठीक है, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको इस चीज़ को लेकर सपोर्ट मिलना चाहिए कि उनको ऐसे रोल्स में प्लेसमेंट मिले जो उनकी क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं, और जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके पास एक्सेस होना चाहिए कि उनको जो है वो अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, है ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन का खतरा ना हो या फोर्स डी स्किलिंग ना करनी पड़े उनको। एड्रेसिंग दिस इशू विल इंश्योर दैट इंडियन माइग्रेंट्स आर एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर स्किल्स एंड अर्न एट देयर पोटेंशियल। अगर हम इस तरीके के इशू को एड्रेस करते हैं तो इससे ये चीज़ सुनिश्चित होगी कि इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, और जितना वो पोटेंशियल है उनमें अर्न करने का वो उतना अर्न कर पा रहे हैं, वो विलफुल डी स्किलिंग वाली समस्या नहीं हो रही है। Bilateral or multilateral mobility agreements can play an important role in regulating migration and protecting workers from underemployment। ठीक है, तो bilateral multilateral mobility agreements अगर किए जाएं तो इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन को रेगुलेट किया जाता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे, और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो उससे वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। बाय प्रोएक्टिवली इंगेजिंग विद डेस्टिनेशन कंट्रीज टू एस्टेब्लिश सच एग्रीमेंट्स, India can secure better opportunities for its workforce while also ensuring a steady flow of remittance। ठीक है, अगर इस तरीके के जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, वर्कर्स माइग्रेट करते हैं, उनके साथ अगर प्रोएक्टिवली इंगेज किया जाए तो इससे ऐसे एग्रीमेंट्स सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इससे ये होगा कि हम हमारे वर्कर्स के लिए, है ना, जो हमारा वर्कफोर्स है उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज सिक्योर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि अगर ये वहाँ पर जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, इनको अच्छे पैसे मिलेंगे, तो हमारे देश में रेमिटेंस जो है उसका भी फ्लो, स्टडी फ्लो बना रहेगा और वो ज़्यादा आएगा पैसा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अच्छा आर्टिकल था रिलेटेड टू रेमिटेंस, है ना, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम एक काम करते हैं, इस आर्टिकल से रिलेटेड एक दो MCQs और एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज इन होस्ट कंट्रीज ऑन इंडियन रेमिटेंसेज। रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज कैन लीड टू हायर रेमिटेंस फ्लोज टू इंडिया। पॉलिसीज लाइक एंडिंग बर्थराइट सिटीजनशिप इन द US could increase return migration to India, and Indian workers in host countries with unpredictable policies tend to increase local investments। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने आपको बताया, आप कमेंट्स में दे सकते हैं और टेलीग्राम में आप लोगों के साथ आंसर शेयर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फिनोमेना ऑफ विलफुल डी स्किलिंग कंसिडर द फॉलोइंग। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स लो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ रीजन। It refers to highly educated Indian graduates taking up low-skill jobs to secure permanent residency, and it can reduce long-term career prospects and remittance potential। ठीक है, तो how many of the statements given above is or are correct? Only 1, only 2, all 3 या none। और इसके इस थीम के ऊपर बेस्ड एक मेंस क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरीके का। यू कैन ट्राई टू गिव द आंसर। द सोर्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेज is undergoing a significant transformation,
डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबल कंट्रीज टू एडवांस इकोनॉमीज ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड डायस्पोरा एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें आप 250 वर्ड्स का एक आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है उसके बेसिस पर। क्लियर हो गई बात? तो इस आर्टिकल के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। मैं हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करूं, है ना, मेंस और इसके दोनों के। देन वी विल सी आप क्या उसमें अपना रिएक्शन देते हैं। चलिए फिलहाल ये आर्टिकल हुआ, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है विच कंट्रीज आर क्विटिंग अ की लैंडमाइन ट्रीटी एंड वाई। ठीक है, एक लैंडमाइन ट्रीटी है जिसका नाम है ओटावा कन्वेंशन। तो कुछ देश जो हैं वो इस ओटावा कन्वेंशन को जो है वो छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 नाटो मेंबर्स का मतलब नाटो मेंबर्स का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ पोलैंड, फिनलैंड एंड ऑल 3 बाल्टिक स्टेट्स। अच्छा, ये जो ऑल 3 बाल्टिक स्टेट्स लिखा हुआ है इसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, ये नाटो मेंबर्स ही हैं और पिछले कुछ हफ्तों में इन्होंने क्या किया है, ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ किया है। ओटावा कन्वेंशन बेसिकली क्या है, बैनिंग एंटी पर्सनल लैंडमाइंस। ठीक है, जो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस होती है, लैंडमाइंस मतलब समझते हैं ना, बारूदी सुरंग, है ना, बारूदी सुरंग। आपने ये जो माओइस्ट वाले रीजन्स हैं, है ना, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले हमारे वहाँ रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर ये लैंडमाइंस की घटनाएं बहुत होती रहती हैं, है ना। तो ये जो कन्वेंशन है, दैट इज़ ओटावा कन्वेंशन, वो इस एंटी पर्सनल लैंडमाइंस को बैन करता है इन द फेस ऑफ व्हाट दे से आर ग्रोइंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम रशिया। लेकिन इन देशों ने इस कन्वेंशन से विड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको रशिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री थ्रेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, है ना, मिलिट्री थ्रेट्स बढ़ रहे हैं हमारे रशिया की वजह से, रशिया की तरफ से। तो इसलिए वो इस कन्वेंशन से विड्रॉ करता है और ये कन्वेंशन जो है वो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस को बैन करता है। ठीक है, अब द मूव्स threaten to reverse decades of campaigning by activists who say there should be a global ban on a weapon that blights huge swaths of territory and maims and kills civilian long after conflicts have abated। ठीक है, अब ये जो कदम है इन कुछ देशों का इस कन्वेंशन को क्विट करने का, ये इस बात के अब खतरे इससे पैदा होते हैं कि जो कई दशकों से चले आ रहे एक्टिविस्ट के द्वारा कैंपेन किए गए हैं, जो ये कहते हैं कि इस तरीके के वेपन जिनसे काफ़ी बड़े स्तर पर जो है वो नुकसान पहुंचता है, जो सिविलियंस को जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म होने के बाद भी सिविलियंस को मारा जाता है, इस तरीके के जो ये लैंड माइंस वगैरह हैं, इनको बैन करना चाहिए, है ना, ग्लोबल बैन इनके ऊपर होना चाहिए। ऐसे जो कैंपेन्स किए गए हैं वो कैंपेन्स बेसिकली उनका जो उनसे जो फ़ायदा हुआ है अभी तक वो यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसे देशों ने, जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, अगर उन्होंने इसको क्विट करना शुरू कर दिया, इस कन्वेंशन को जो इस एंटी पर्सनल लैंडमाइन को बैन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो इस लैंडमाइंस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कंट्रीज दैट क्विट द 1997 ट्रीटी, ध्यान रखिएगा 1997 की ये ट्रीटी है ओटावा कन्वेंशन, वन ऑफ द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर टू एनकरेज ग्लोबल डिसआर्मामेंट। ठीक है, ग्लोबल डिसआर्मामेंट को एनकरेज करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी कोल्ड वॉर के एंड के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद। will be able to start producing using stockpiling and transferring landmines once again। ठीक है, तो जो देश इस ट्रीटी को क्विट कर रहे हैं वो वापस से लैंडमाइंस प्रोड्यूस करना, उनका यूज़ करना, है ना, वो वापस से शुरू कर देंगे। एग्जिटिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जितने भी यूरोपियन देश हैं बॉर्डरिंग रशिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस ग्लोबल ट्रीटी को क्विट कर देंगे। नॉर्वे ने हालांकि जो है वो अभी ये नहीं कहा है, जिसका लास्ट वीक ये कहा गया, मतलब इस वीक ये कहा था कि दैट फॉर ऑल द इंक्रीज थ्रेट्स इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टिग्मा अराउंड द वेपन्स इज़ द सोल एक्सेप्शन। ठीक है, सिर्फ नॉर्वे ने ही ये कहा है कि जो ये वेपन्स को लेकर स्टिग्मा है वो मेंटेन करना ज़रूरी है और हम इस ट्रीटी को क्विट अभी नहीं कर रहे हैं। मैनी हैव सेड दे फियर दैट एज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेप्स अप प्रेशर टू एंड द वॉर इन यूक्रेन, रशिया कुड यूज़ एनी पॉज टू रीआर्म एंड टारगेट देम इंस्टेड। कई सारे देशों का ये मानना है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि वॉर को ख़त्म किया जाए, तो रशिया जो है वो बीच बीच में जो इस तरीके के पॉज हो रहे हैं वॉर में, सीज़फायर जैसी कंडीशंस हो रही हैं,
उसका इस्तेमाल कर सकता है खुद को वापस से रीआर्म करने के लिए, और वो इनके ऊपर मतलब हथियार वगैरह इकट्ठा कर सकता है, उनकी व्यवस्था कर सकता है, और वो इन देशों के ऊपर हमला कर सकता है। ऑफिशियल्स हैव सजेस्टेड अ विड्रॉल कुड ऑल्सो पुट देम ऑन more of an equal footing with Russia, which along with the likes of US, China, India and Israel has not signed or ratified the treaty. तो इन देशों के ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि अगर ऐसी ट्रीटी से वो विड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे देशों के साथ, ठीक है, रशिया, यूएस, चाइना, इंडिया, इसराइल, ऐसे देशों के वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन देशों ने कभी भी ऐसी कोई किसी ट्रीटी को साइन या रेटिफाई किया ही नहीं है। ठीक है, अब एज कंट्रीज क्विट द कन्वेंशन, ग्लोबल डिवाइनिंग एफर्ट्स आर ऑल्सो बैकस्लाइडिंग अमिड क्रिपलिंग यूएस फंडिंग कट्स। ठीक है, अब जो क्योंकि कन्वेंशन को कुछ देशों ने क्विट किया है, तो ग्लोबल जो डिमाइनिंग एफर्ट्स हैं वो भी मतलब कम हो रहे हैं, एफर्ट्स कम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि यूएस ने उनकी फंडिंग में कमी कर दी है। यूएस गवर्नमेंट विच इज हॉल्टेड सम ऑफ इट्स प्रोग्राम्स अंडर ट्रम्प्स फॉरेन एड रिव्यू हैड बीन द सिंगल लार्जेस्ट फंडर ऑफ माइन एक्शन, प्रोवाइडिंग मोर देन $300 million a year और 40% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल सपोर्ट। क्योंकि जितना पैसा अमेरिका यहाँ पर दिया करता था वो अब कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के तो ये ट्रम्प की जो फॉरेन एड को इन्होंने रिव्यू किया, जैसे यूएस एड भी इन्होंने बंद कर दिया, है ना, तो उस चीज़ की वजह से भी यहाँ पर अब ये जो डी माइनिंग एफर्ट्स हैं इनको नुकसान पहुँच रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने मार्च के महीने में ये कहा था कि इट हैड रीस्टार्टेड सम ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डी माइनिंग प्रोग्राम्स, कि इन्होंने कुछ ह्यूमन डी माइनिंग प्रोग्राम्स जो है वो शुरू किए हैं एंड एक्टिविटीज़ विदाउट गिविंग डिटेल्स, लेकिन कौन कौन से किए हैं वो अभी इन्होंने कुछ बताया यहाँ पर नहीं है। इट हैज़ प्रीवियसली रन मेजर प्रोग्राम्स इन इराक, अफगानिस्तान एंड लाओस। इस तरीके के देशों में ये पहले इस तरीके के जो डी माइनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चला चुके हैं। सिविलियन विक्टिम्स की अगर हम बात करें तो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स जो हैं ये जनरली ग्राउंड में हिडन होती है एंड डिज़ाइन टू डेटोनेट ऑटोमेटिकली व्हेन समवन स्टेप्स ऑन देम और पासेस नियर बाय। वही मैं बता रहा हूँ, बारूदी सुरंग यही होती है कि ज़मीन में बिछा दी जाती है और जब भी उसके ऊपर कोई स्टेप करता है या मतलब आदमी पैर रखता है या कोई गाड़ी उसके ऊपर से जाती है तो वो फट जाती है ना, वही चीज़ है। मोर देन 80% ऑफ द माइन विक्टिम्स आर सिविलियंस। 80% से ज़्यादा इस तरीके के माइन के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो सिविलियंस होते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का ये डेटा बताता है। इसके बाद जो ये कन्वेंशन है वो इंक्लूड करता है प्रोविजंस टू असिस्ट विक्टिम्स। ठीक है, विक्टिम्स को सहायता देने के भी प्रोविजंस है उसमें। मैनी ऑफ whom have lost limbs and suffer from other permanent disabilities, यानी कि या तो जिनके हाथ पैर नहीं रहे उस एक्सीडेंट के बाद या फिर उनको कोई और परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनकी ये विक्टिम्स को असिस्ट इसमें किया जाता है इस ट्रीटी के तहत। अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन हैड बिकम द मोस्ट माइंड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माइंस हैं वो कहाँ पर हैं, लैंड माइंस की बात हम लोग कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, यूक्रेन में। एज ऑफ अगस्त 2024 ये कहा गया है कि 1286 सिविलियन विक्टिम्स हैं माइंस के और एक्सप्लोजिव रेमिनेंट्स के। स्टॉक पाइल्स की अगर हम बात करें तो 1997 का जो कन्वेंशन है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी शर्तों के अनुसार, कंट्रीज वर सपोज टू डिस्ट्रॉय ऑल लैंड माइन स्टॉक पाइल्स विद इन 4 years, ऑल्दो नॉट ऑल हैव कंप्लाइड। मतलब जिन भी देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था उनके लिए ये मैंडेटरी था कि जो भी उनके पास लैंड माइंस को लेकर सामान है, जिससे भी लैंड माइंस क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको वो 4 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर दें। हालांकि सभी देशों ने इस चीज़ को कंप्लाई नहीं किया। पोलैंड का नाम ये कहना है कि इट इज़ सीकिंग टू रिज्यूम प्रोडक्शन, कि अब पोलैंड का ये कहना है कि अब हम वापस से लैंड माइंस का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। सम ऑफ द कंट्रीज पुलिंग आउट ऑफ द लैंड माइंस ट्रीटी इंक्लूडिंग लिथुआनिया आर ऑल्सो कंसिडरिंग लिविंग द 2008 कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। अब कुछ देश जिन्होंने 1997 की जो लैंड माइन ट्रीटी है, ओटावा कन्वेंशन, उससे जिन्होंने क्विट किया है, वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो 2008 की कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस है उसको भी छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्लस्टर म्यूनिशंस बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे एक्सप्लोजिव वेपन्स होते हैं दैट रिलीज स्मॉलर सब म्यूनिशंस ओवर अ वास्ट एरिया। मतलब एक बाहर से देखने में तो एक बड़ा सा बम प्रकार का होता है, बॉम्ब टाइप का होता है, बट उसके अंदर जैसे ही वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सब म्यूनिशंस निकलते हैं, उसको कहा जाता है क्लस्टर म्यूनिशंस। तो ऐसी भी एक कन्वेंशन है 2008 की, ये उसको भी लीव करने की बात कर रहे हैं। द यूएस विच हैड ऑल्सो नॉट साइन दैट कन्वेंशन, यूएस ने उस कन्वेंशन को भी साइन नहीं किया है। उसका 2023 में उसने जो क्लस्टर म्यूनिशंस है वो यूक्रेन को दिए थे टू हेल्प इट डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशिया। अगर आपको याद हो कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर 2022 में शुरू हुआ था, उसके थोड़े समय के बाद ही
अमेरिका ने इस तरीके के क्लस्टर म्यूनिशंस, उस समय ये बहुत चला था क्लस्टर म्यूनिशंस को लेकर, क्लस्टर बॉम्ब, क्लस्टर म्यूनिशंस, है ना, अमेरिका ने ट्रांसफ़र किए थे ये यूक्रेन को कि वो अब रशिया के अगेंस्ट खुद को डिफेंड कर सके, है ना। तो क्लस्टर म्यूनिशंस की भी यहाँ पर बात हुई 2008 की ट्रीटी की, और यहाँ पर 1997 की जो ओटावा कन्वेंशन है उसकी भी बात हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लेकर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओटावा कन्वेंशन इज और आर करेक्ट? इट प्रोहिबिट्स द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइन्स. The treaty was concluded in the post-World War II period as part of decolonization efforts. Countries exiting the treaty can resume landmine-related activities without any legal restriction under the international law. Select the correct answer using the code given below. That is 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, और 1, 2 and 3. और इसके बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके का: In the wake of rising geopolitical tensions, several European countries are reconsidering their commitment to the Ottawa Convention and the Convention on Cluster Munitions. Critically examine the implication of such withdrawals on global disarmament efforts, regional security dynamics and humanitarian concerns. तो इसके ऊपर भी आप लोग 250-250 वर्ड्स का आंसर लिखने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल से मिलेगी, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, बट आप आंसर लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलें अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है वाई यूजीसी विल इशू इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स फॉर फॉरेन डिग्रीज, ठीक है। यूजीसी जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्यों जारी करेगा फॉरेन डिग्रीज़ के लिए, है ना। ये आर्टिकल जो है वो कल का आर्टिकल है। ये क्या कह रहा है? यूजीसी दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके के रेगुलेशंस जो है इनको नोटिफाई किया गया है। ये रेगुलेशंस स्पेसिफाई करते हैं द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स विच आर डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग दैट अ क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड लाइक अ डिग्री और डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू अ कंपेरेबल क्वालिफिकेशन इन इंडिया। मतलब ये रेगुलेशंस में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर विदेश में कोई डिग्री या डिप्लोमा उसके पास है जो उसने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से एक्वायर किया है ना, वहाँ पर पढ़ के उसको मिला है, तो उसको एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि ये हो कि हाँ इसने वहाँ पर पढ़ा है बट इसकी इक्विवेलेंस डिग्री यहाँ की मानी जा सकती है, ठीक है। मतलब जो कंपेरेबल क्वालिफिकेशन होगी इंडिया की उसके हिसाब से वो माना जाएगा। तो उसी का जो प्रोसीजर है वो इस रेगुलेशंस में दिया गया है। यूजीसी ने इन रेगुलेशंस का जो ड्राफ्ट है वो 2023 में पब्लिक किया था, और अब ये रेगुलेशंस जो हैं वो फीडबैक वगैरह आई, उसके बाद उन्होंने चीज़ें जो भी हैं उसमें देख दाख के वो सब अब नोटिफाई कर दिया गया है। अब व्हाट डू दीज रेगुलेशंस अप्लाई टू? अब ये रेगुलेशंस किस किस के ऊपर अप्लाई होते हैं? विद सम एक्सेप्शंस द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स विल बी वैलिड फॉर ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अंडर द यूजीसी, ठीक है। यूजीसी के अंतर्गत जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के लिए वैलिड होंगे फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इन केसेस वेयर अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इज एसेंशियल, ठीक है। और ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जहाँ पर यूजीसी से, मतलब ऐसी क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी हो वो जहाँ पर ज़रूरी है, वहाँ के लिए भी ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ज़रूरी होंगे। हालांकि कुछ इस तरीके के डिसिप्लिन्स जैसे कि मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ और आर्किटेक्चर और ऐसी क्वालिफिकेशंस जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट्यूटरी काउंसिल्स इन इंडिया, जैसे फार्मेसी के लिए है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिसिन के लिए है मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए जिनके स्टेट्यूटरी काउंसिल्स हैं इंडिया में वो इस रेगुलेशंस में कवर नहीं होंगे। दे विल हाउएवर बी एप्लीकेबल फॉर क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड वाया डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग मोड्स। अगर डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग मोड से उन्होंने जो है वो क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है उसके लिए वो एप्लीकेबल होंगे, बट अदरवाइज वो इस रेगुलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस that have collaborations with Indian institutions under the UGC regulations for twinning joint dual degree programs or for setting up foreign institutions in India। यानी कि ऐसे foreign institutions जिनका UGC regulations के अंतर्गत Indian institutions के साथ कोई collaboration है, ठीक है, कि जो dual degrees हैं या joint programs हैं वो दोनों
इस तरीके के देशों में हो सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ। और साथ ही साथ अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अपनी जो है वो कैंपस सेटअप वगैरह करते हैं, वहाँ से अगर कोई डिग्री मिलती है उस स्टूडेंट को, तो उनके लिए भी ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी नहीं होंगे। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग इक्विवेलेंस? अब इस तरीके का सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ग्रांट ऑफ एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ़, ठीक है, विदेशी यानी कि किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, तो उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कब? उसकी कंडीशन दी है, इफ़ इट वॉज अवॉर्डेड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ इन इट्स होम कंट्री, यानी कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने देश में, ठीक है, जिस देश का वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ के लॉज के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक, पहली चीज़ ये। द एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स लाइक मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ थीसिस और इंटर्नशिप फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम आर सिमिलर टू अ प्रोग्राम ऑफ दैट सॉर्ट ऑफर्ड इन इंडिया, यानी कि उस प्रोग्राम के लिए जो भी एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, कि मिनिमम क्रेडिट इतने होने चाहिए या थीसिस होनी चाहिए या इंटर्नशिप होनी चाहिए, अगर वैसे ही जो इंडिया में प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, मतलब ऑफ़र किए जाते हैं, अगर वो चीज़ें सिमिलर हैं तो भी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ परस्यूड द प्रोग्राम एज पर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स स्पेसिफाई किए गए हैं, अगर स्टूडेंट ने उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को परस्यू किया है तो भी। क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ शोर कैंपसेस of foreign institutions can also be granted an equivalent certificate provided that the academic program complies with requirements in the country where the campus is located and in the country of origin of the institution। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के ऑफ शोर कैंपसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी है, उसने किसी और देश में, किसी भी और देश में, लेट से यूरोप में या किसी भी एशिया के देश में कोई अपनी ऑफ शोर कैंपस खोल रखा है, तो वहाँ से भी अगर आप कोई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करते हैं तो उसको भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो ऐसे देश की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई होना चाहिए जहाँ पर वो कैंपस लोकेटेड है और जो इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन कंट्री है उसके साथ। ठीक है, द रेगुलेशंस विल अप्लाई टू स्कूल क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड। अगर किसी ने स्कूल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है विदेश से, अब्रॉड से, तो उसको भी, उसके ऊपर भी ये रेगुलेशंस जो हैं वो लागू होंगे। लेकिन कंडीशन ये है, इन केस दे वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि उन्होंने कहीं विदेश में पहले स्कूलिंग की है, अब उसके बाद वो इंडिया में आके अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रेगुलेशंस लागू होंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 12 साल की स्कूल एजुकेशन जो है वो पूरी की होनी चाहिए, भले ही कहीं विदेश में की हो, लेकिन 12 साल की पूरी की होनी चाहिए, तब जाके उनको यहाँ पर जो है वो ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग इक्विवेलेंस? अब ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ग्रांट करने की प्रोसेस क्या है? तो यूजीसी जो है वो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मेंटेन करेगा जहाँ पर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होंगी। एप्लीकेशंस जो है उनको एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कंसिडर किया जाएगा और जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स होंगे। द कमेटी विल रिकमेंड दैट एन एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड विद इन 10 वर्किंग डेज, है ना। कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी कि 10 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। यूजीसी विल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन टू द एप्लीकेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। ठीक है, 10 दिन के अंदर कमेटी उस पर फैसला लेगी, कमेटी अपने रिकमेंडेशन देगी और यूजीसी जो है वो 15 दिन के अंदर स्टूडेंट, मतलब जो भी एप्लीकेंट है, उसको वो कन्वे कर देगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। इसके बाद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको पोर्टल पर ही जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स है वो इशू कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ रिजेक्शन द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अ रिव्यू, और अगर आपकी एप्लीकेशन मान लीजिए रिजेक्ट हो जाती है तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस रिव्यू को एक ऐसी कमेटी जिसको यूजीसी के द्वारा बनाया जाएगा वो इसको कंसिडर करेंगे, इस रिव्यू को। अब हाउ हैज़ इक्विवेलेंस बीन डिटरमाइंड दस फार, यानी कि अभी तक इक्विवेलेंस कैसे डिटरमाइन होता था? तो यूजीसी के बजाय एट द मोमेंट जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देता था फॉर डिग्रीज फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़।
ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड डिसिप्लिन्स लाइक मेडिसिन, फार्मेसी, लॉ, नर्सिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब जो भी अभी तक किसी ने अगर विदेश में पढ़ा है, वो अगर वो यहाँ पर आके और पढ़ना चाहता है या उसकी इक्विवेलेंस डिग्री देखनी है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट दिए जाते थे वो अभी तक ये देता था AIU, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और AIU भी ध्यान रखिएगा कि इन प्रोफेशंस के लिए नहीं देता था, ठीक है, जो अभी रेगुलेशन से बाहर किए गए। AIU बेसिकली एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है विथ सेवरल यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट एज इट्स मेंबर्स। कई सारी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसके मेंबर हैं, और ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स देता है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्कूल एग्जामिनेशन भी फॉरेन बोर्ड से किए हों, उनको भी। AIU का जो सिस्टम है अब वो UGC के सिस्टम से रिप्लेस हो जाएगा। जो काम AIU कर रहा था वो अब UGC करेगा। अब वाई हैव द रेगुलेशंस बीन इशूड, अब ये रेगुलेशंस क्यों यहाँ पर जारी किए गए हैं? अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे भी है ना, आपको तो ये पता ही है, और आंसर में भी आपको कहीं पर भी आएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात अगर शिक्षा को लेकर होती है तो ये शब्द आना ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ मैंडेटरी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका जिक्र तो मैंडेटरी है। ये एक ऐसा प्रोमिनेंट कीवर्ड है जो एजुकेशन के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मेंस में आता है तो यू डेफिनेटली हैव टू मेंशन। आप कहीं पर भी मेंशन करें, बट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही लाए जा रहे हैं। ठीक है, या एटलीस्ट ऐसा कहा तो जा ही रहा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये आपको मेंशन करना ज़रूर है। ठीक है, इसके बिना आपका आंसर जो है वो अधूरा है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की गई थी कि हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना है ना, और नीड टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, है ना, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी देनी है इन रिकॉग्निशन। तो दीज रेगुलेशंस एम टू ऑफर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज अ स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सिस्टम अलाइंड विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऐसा जो बेसिकली UGC के चेयरमैन है M जगदीश कुमार, उनका ये बात कहनी है कि ये जो रेगुलेशंस है इससे इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम मिलेगा, जैसा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके वह उसी तरीके से। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि रेगुलेशंस आर इंटेंडेड टू फॉर्मलाइज एंड स्ट्रीमलाइन द क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन प्रोसेस अंडर अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। है ना, ये रेगुलेशंस इसलिए लाए गए हैं ताकि जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन है, क्वालिफिकेशन की जो पहचान है, जो उसका रिकॉग्निशन है, जो उसको मान्यता देनी है, वो फॉर्मलाइज हो जाए और स्ट्रीमलाइन हो जाए अंडर अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। दे आर डिज़ाइंड टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, है ना, और फॉरेन क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करने की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। कैसे? बाय लेइंग डाउन क्लियर एंड पब्लिकली नोटिफाइड क्राइटेरिया, क्योंकि उसमें क्लियर क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं, पब्लिकली नोटिफाइड है। तो ये नहीं हो सकता कि किसी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई एम्बिग्यूटी वाली चीज़ें इसमें नहीं होगी, ये आर्बिट्ररी तरीके से कुछ भी नहीं होगा। द रेगुलेशंस टू रेफर टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इंटरनेशनलाइजेशन के बात ये कर ही रहे हैं वही, इन द वेक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी मस्ट इंश्योर फेयर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज अर्नड अब्रॉड। ठीक है, अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास जो मतलब जो भी उन स्टूडेंट्स ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो भी डिग्रीज अपने देश में अर्न की है ना, उसको हम सही तरीके से रिकॉग्निशन दे पाएँ। मैनी स्टूडेंट्स रिटर्न विद इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस टू सीमलेसली इंटीग्रेट इनटू इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम और वर्कफोर्स। कई सारे स्टूडेंट जो है वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, वहाँ से उनको डिग्रीज वगैरह मिलती है, वो इंडिया में वापस आते हैं या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर यहाँ पर जॉब वगैरह करने के लिए। और इस तरीके के स्टूडेंट्स को ही एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर चाहिए टू इवेल्युएट द फ्रॉड एंड क्रेडेंशियल्स विदाउट अनप्रेडिक्टेबल डिलेज एंड प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि क्लियर कट क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें अगर आपने करी हैं, भले ही आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, वहाँ की आपके पास डिग्री है, आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या जॉब के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हम देंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रोसीजरल एम्बिग्यूटी या कोई आर्बिट्ररीनेस नहीं रहेगी, इसलिए ये चीज़ें लाई गई हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। हायर एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, GS पेपर 3 इकोनॉमी में आप लेंगे इसको। इससे रिलेटेड अगर एक दो क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से आई थिंक हो सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए, विद रेफरेंस टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू
University Grants Commission recognition and grant of equivalence to qualifications obtained from foreign educational institutions regulation 2025. Consider the following statements. These regulations apply to all disciplines including law, medicine and architecture. Equivalent certificates can be granted to qualifications obtained via distance or online learning modes. The Association of Indian Universities will continue to issue equivalent certificates alongside the UGC. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया. Which of the above statements is or are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, और 1, 2 and 3. फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है, consider the following statements regarding the process of obtaining an equivalent certificate under the UGC new regulations. Application must be submitted physically to the UGC headquarters. Standing committee will decide on applications within 10 working days. UGC will notify its decision within 30 days of applications submission, and rejected applications can be reviewed by another committee. ठीक है, तो how many of the statements are correct? Only 1, only 2, only 3 या all 4. फिर इस तरीके का एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है. The move to accept foreign degrees earned through online and distance learning marks a major shift in UGC policy. Evaluate this decision in light of global trends in education and India's goal to become a global education hub. ठीक है, तो इस पर भी आप 250 वर्ड्स का आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक आर्टिकल और है. हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, बट फिर भी वी विल टेक इट. ठीक है, सो दैट कि अब आज के बाद मतलब आज तक का हमारा जो भी बैकलॉग है वो सब क्लियर हो जाएगा. क्राइसिस इन द कॉटन फील्ड. देखो, कॉटन को लेकर हम लोग बहुत बार वैसे बात कर चुके हैं, बट फिर से यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया का जो कॉटन इकोनॉमी है वो अच्छी स्थिति में नहीं है. ठीक है, हमारे देश में ये एडवांटेज है कि हम नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है फेसिंग ओनली 27% ड्यूटी है ना, जो अभी ये लगाई गई है टैरिफ अमेरिका की तरफ से. हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 27% ड्यूटी है. चाइना के ऊपर तो 54% है, वियतनाम के ऊपर 46% है, बांग्लादेश के ऊपर 37% है ना, इंडोनेशिया के ऊपर 32% है, श्रीलंका के ऊपर 44% है. तो उसके हमें थोड़ा सा बेनिफिट है. द कॉज फॉर कंसर्न इज़ प्रोडक्शन. लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा चिंता है कॉटन को लेकर वो है प्रोडक्शन. ठीक है, इंडिया का जो कॉटन आउटपुट है 2024-25 में जो मार्केटिंग ईयर है अक्टूबर से सितंबर के बीच का, ये लगभग 294 लाख बेल रहने की उम्मीद है. ठीक है, एक बेल का मतलब होता है 170 kg. ठीक है, द लोएस्ट सिंस दी 290 बेल्स ऑफ 2008-9. 2008-9 में इससे पहले जो प्रोडक्शन है वो लगभग 290 लाख बेल हुआ करता था. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इतना कम होता हुआ हमें दिख रहा है. एंड प्रोडक्शन हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइन सिंस द पीक ऑफ 398 लाख बेल्स इन 13-14. 2013-14 में जब हमारा प्रोडक्शन 398 लाख बेल पहुंच चुका था, वहाँ से हम लगातार जो है वो डिक्लाइन देख रहे हैं. अ फॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 लाख बेल्स टू अंडर 300 लाख बेल्स कैन इवन बी टर्म्ड कैटास्ट्रॉफिक. ठीक है, इसको आप एक तबाही भी मान सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक भी मान सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इतना कम हो गया है. कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हाइब्रिड्स that is incorporating alien genes isolated from a soil bacterium that is Bacillus thuringiensis or BT has led to not only a near trebling of production, that is from 136 lakh bales to 398 lakh bales, but also a 139 fold jump in exports. ठीक है, तो ये मतलब जो BT कॉटन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया या जो GM कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और हमारे एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा 139 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है 2002-03 से लेकर 2013-14 के बीच में. कंसिक्वेंटली हाउएवर एक्सपोर्ट्स हैव डिप्ड इवन एज इम्पोर्ट्स हैव रिजन. ठीक है, अभी हमारा जो स्थिति है वो वैसे हम लोग पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, बट इस बार की स्थिति ये बता रही है कि हमारा जो कॉटन इंपोर्ट है इस साल वो 30 लाख बेल का है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 17 लाख बेल का है. मतलब वी हैव नाउ बिकम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ कॉटन. ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंट बॉल वॉर्म का यहाँ पर जिक्र है. प्रोडक्शन में जो गिरावट आई है एंड इंडिया टर्निंग फ्रॉम अ लार्ज कॉटन एक्सपोर्टर टू अ नेट इंपोर्टर इज मेनली कर्टसी ऑफ द पिंक बॉल वॉर्म. ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है कि एक तो हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है और दूसरी चीज़ हम पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे बट नाउ वी हैव बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन. उसके पीछे जो कारण है वो है पिंक बॉल वॉर्म. ठीक है, पिंक बॉल वॉर्म एक इंसेक्ट पेस्ट है. ठीक है, जिसका लार्वा जो है वो जो इसके बोल्स होते हैं मतलब कॉटन का जो फ्रूट होता है उस पर इसका लार्वा जो है वो बोर करता है ना. द बोल्स कंटेन सीड्स
फ्रॉम विच द वाइट फ्लफी कॉटन फाइबर्स और लिंट ग्रो। इन जो बॉल्स होती हैं यानी कि जो फ्रूट्स होती हैं उन्हीं में वो सीड्स होते हैं जहाँ से जो वाइट फ्लफी कॉटन का फाइबर या लिंट जो है वो ग्रो करता है। अब ये जो पिंक बॉलवर्म कैटरपिलर्स हैं ये उन डेवलपिंग सीड्स के ऊपर ही फीड कर देते हैं, उन्हीं को खा देते हैं। ठीक है, लिंट के ऊपर लिंट खा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारी जो यील्ड है, जो पैदावार है वो भी कम हो रही है, और साथ ही साथ जो लिंट है वो भी डिसकलर, उसका भी जो कलर है वो ख़राब हो रहा है। द GM कॉटन नाउ ग्रोन इन इंडिया हैव 2 BT जीन्स। इंडिया में जो GM कॉटन उगाया जाता है उसमें 2 BT जीन्स हैं, एक है Cry1AC और एक है Cry2AB, कोडिंग फॉर प्रोटीन्स टॉक्सिक टू द अमेरिकन बॉलवॉर्म। ठीक है, अमेरिकन बॉलवॉर्म के लिए ये जो है वो टॉक्सिक है। ठीक है, स्पॉटेड बॉलवॉर्म एंड कॉटन लीफ वॉर्म पेस्ट, इनके लिए तो ये टॉक्सिक है, मतलब ये इसके ऊपर इसको नहीं खा सकते। द डबल जीन हाइब्रिड्स इनिशियली प्रोवाइडेड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द PBW2 बट दैट इफेक्टिवनेस हैज़ डिसिपेटेड ओवर द टाइम। तो पहले तो ये जो पिंक बॉलवॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे देश में Cry1AC और Cry2AB नाम के जो BT जीन्स का यूज़ हो रहा है वो अमेरिकन बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म और कॉटन लीफ वॉर्म पेस्ट, इनके अगेंस्ट तो वो प्रोटेक्शन दे रहा है। बट जो पिंक बॉलवॉर्म है उसके अगेंस्ट इनिशियली प्रोटेक्शन देता था, बट अब उसका असर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। द रीज़न इज़ दैट पिंक बॉलवॉर्म इज़ अ मोनोफेगस पेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पिंक बॉलवॉर्म जो है वो एक मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस पेस्ट का मतलब होता है कि ये एक्सक्लूसिवली फीड करता है सिर्फ एक ही क्रॉप के ऊपर, दैट इज़ ओनली ऑन कॉटन। ठीक है, जो बाकी पेस्ट होते हैं जो पॉलीफेगस होते हैं वो मल्टीपल होस्ट क्रॉप्स के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन बॉलवॉर्म का जो लार्वा है वो मेज़ के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ज्वार, टोमेटो, भिंडी, चना, लोबिया, इन सब के ऊपर भी वो इन्फेस्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो पिंक बॉलवॉर्म का लार्वा है ये मोनोफेगस है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो मोनोफेगस होने की वजह से जो पिंक बॉलवॉर्म का लार्वा है वो ग्रेजुअली रेजिस्टेंस बिल्ड कर लिया उसने। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग BT कॉटन के हाइब्रिड्स हैं दैट इज़ Cry1AC और Cry2AB, उनके अगेंस्ट इसने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया। अब ये बार बार उन्हीं को खाता रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, है ना। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस अब पैदा हो गई है, पहले इफेक्टिव था उसके अगेंस्ट, अब ये नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद जो PBW है दैट इज़ जो आपका पिंक बॉलवॉर्म है, इसकी पॉपुलेशन दैट बिकम रेजिस्टेंट इवेंचुअली ओवरटूक एंड रिप्लेस द वंस दैट वर सक्सेप्टेबल। ठीक है, पिंक बॉलवॉर्म की जो पॉपुलेशन है वो अब रेजिस्टेंट हो गई है ना, और जो पहले पॉपुलेशन इन टॉक्सिन्स की वजह से ससेप्टेबल थी वो अब खत्म हो गई है। ठीक है, ये जो पेस्ट की शॉर्ट लाइफ साइकिल है, अब इस पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो भी बड़ी छोटी है। ठीक है, यानी कि जब से ये एग ले करता है तब से लेकर जो एडल्ट मौत की स्टेज होती है सिर्फ 25 से 35 दिन की होती है। तो इससे होता क्या है कि एक सिंगल क्रॉप का जो सीज़न होता है लगभग 180 से 270 दिन में, 70 दिन का, उसी में इसकी 3-4 जनरेशन जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक रीसेंट आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है इन द साइंटिफिक जर्नल नेचर, उसमें यह दिखाया गया है कि PBW दैट इज़ पिंक बॉलवॉर्म डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू बोथ Cry1AC एंड Cry2AB टॉक्सिन्स बाय 2014 अबाउट 12 ईयर्स आफ्टर इंडियन फार्मर्स बिगेन कल्टिवेटिंग BT कॉटन। यानी कि BT कॉटन उगाने के 12 साल के बाद लगभग इसमें अब पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है इन BT जीन्स को लेकर, दैट इज़ Cry1AC और Cry2AB को लेकर। द इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट क्रॉसिंग द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वेयर द वैल्यू ऑफ क्रॉप डैमेज एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम 2014, है ना। यानी कि जो एक पेस्ट की स्थिति जो एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब है कि वैल्यू ऑफ क्रॉप डैमेज, यानी कि जितना क्रॉप का डैमेज हो रहा है वो कॉस्ट अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं उससे ज़्यादा है, मतलब कंट्रोल करने में जो कॉस्ट लगेगी पेस्ट को उससे ज़्यादा कॉस्ट हो रही है अब डैमेज की। तो ये चीज़ें जो है वो देखी गई हैं सेंट्रल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में, है ना, और 2017 में देखी गई तेलंगाना में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, और 2021 में नॉर्थ में देखी गई, राजस्थान, हरियाणा, है ना। तो यहाँ पर अब यही देखा जा रहा है कि जो मतलब जितना क्रॉप से जो नुकसान हो रहा है, सॉरी पेस्ट से जो नुकसान हो रहा है, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा है वो कम है, और पेस्ट से जो नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नॉट फॉर नथिंग दैट ऑल इंडिया per hectare cotton lint yields, which increased from an average of 302 kg in 2002-3 to 566 in 2013-14, have plunged to 436-437 kg in the last 2 years.
ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कि पर हेक्टेयर जो यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना, क्योंकि 2002-3 के आसपास ही हम लोगों ने जीएम कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था। तो 12-13 या 13-14 तक 10-12 साल तो वो जो पिंक बॉल वॉर्म है वो भी उन टॉक्सिन्स से रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसके ऊपर भी उनका असर रहा। लेकिन 12-13 साल में उसने जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, अब वो उसके ऊपर कोई असर पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, अब डिप्लॉइंग न्यू जीन्स, अब लीडिंग इंडियन सीड कंपनीज जो हैं वो जीएम कॉटन हाइब्रिड्स डेवलप कर रही हैं, डिप्लॉइंग न्यू जीन्स फ्रॉम बीटी विच दे क्लेम कन्फर रेजिस्टेंस टू पीबीडब्ल्यू। तो जिनका कहना है कि मतलब वो पीबीडब्ल्यू जो पिंक बॉल वॉर्म है उसके ऊपर वो असरकारक रहेगा। हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया, ये डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की एक डिवीजन है, इसने कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स किए हैं ऑफ हाइब्रिड्स बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी दैट इज बायोकॉट-X2 4A1 ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी और इवेंट एक्सप्रेसिंग द क्राई 8EA1 जीन फाउंड इन बीटी। इसको लेकर इन्होंने कुछ ट्रायल किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC है, उसने पिछले साल जुलाई में ये कहा था, मतलब परमिट किया था ये बायोसीड को कि वो बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 10 दैट इज़ BRL1 ट्रायल्स जो है वो कर सकते हैं ऑफ इट्स इवेंट एट 6 लोकेशंस इन MP, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ट्रायल जो है वो आइसोलेटेड फील्ड्स में किए जाएंगे, नॉट मोर देन 1 acre साइज ईच, आर मेंट टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू एलियन जीन्स एंड द एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द हाइब्रिड्स और लाइन्स इनटू विच दे आर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब उस जो हाइब्रिड क्रॉप उगा रहे हैं उसका क्या असर वगैरह है वो देखने के लिए ट्रायल्स यहाँ पर किए गए। BRL ट्रायल जो हैं दे आर ऑल्सो BRL trial also entails जनरेशन ऑफ डेटा ऑन फूड एंड फीड टॉक्सिसिटी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। ठीक है, तो इस चीज़ों का भी डेटा वहाँ पर मिल जाएगा कि फूड और मतलब फूड को लेकर या फीड टॉक्सिसिटी को लेकर या एनवायरमेंटल की सेफ्टी को लेकर क्या इसका असर हो रहा है ना। एंड बायोसीड जो है वो GC का गो अहेड चाहती है सेकेंड ईयर ऑफ BRL1 ट्रायल, मतलब दूसरा ईयर भी वो चाहते हैं कि BRL1 ट्रायल किया जाए 2025 के खरीफ सीज़न के दौरान एट मोर लोकेशंस अक्रॉस द साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ जोन। तो वो चाहते हैं कि और ज़्यादा ट्रायल्स करने की उनको अप्रूवल मिल जाए। इसके बाद एक और कंपनी है दैट इज़ रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी GEC में अप्लाई किया है कि BRL1 ट्रायल्स किए जाएँ, है ना, ऑफ इट्स PBW रेजिस्टेंस GM कॉटन हाइब्रिड्स इन दी अपकमिंग प्लांटिंग सीजन। इन्होंने भी कुछ इस तरीके का यहाँ पर डेवलप किया है। द कोयम्बटूर बेस्ड कंपनीज ट्रांसजेनिक इवेंट्स एक्सप्रेस अ सिंथेटिक क्राई1AC जीन ऑल्सो डिराइव फ्रॉम BT। इन्होंने भी एक क्राई1AC जीन का ये ट्रायल यहाँ पर करना चाहते हैं। एक नागपुर हेडक्वार्टर्ड एक कंपनी और है दैट इज़ अंकुर सीड्स, ये काम कर रही है ऑन कॉमर्शलाइजिंग कॉटन हाइब्रिड्स रेजिस्टेंस टू PBW। इसने भी एग्रीमेंट किया है विद द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ के साथ फॉर सोर्सिंग द लेटेस्ट GM कॉटन लाइन्स एक्सप्रेसिंग अ शिमरिक BT प्रोटीन। ठीक है, एक शिमरिक जीन वो होता है विच इज़ क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट BT जीन्स। ठीक है, द रिजल्टेंट न्यू जीन एनकोड्स अ प्रोटीन विद इन्हांस्ड और नोवल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। जो शिमरिक जीन है वो क्या किया जाता है, डिफरेंट BT जीन्स को के अलग अलग सेगमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, और जो नया जीन बनता है उसमें ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या तो जिनकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी कुछ जो पहले से है वो या तो बढ़ जाती है या फिर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं। अंकुर सीड्स विल सून अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन टू अंडरटेक फर्स्ट ईयर BRL1 ट्रायल फॉर इट्स NBRI's इवेंट 519। ठीक है, ये भी बहुत जल्द अपने ट्रायल के लिए बात करने वाले हैं। द GEAC इन इट्स मीटिंग ऑन July 29 लास्ट ईयर had allowed a preliminary event selection trial for 5 GM cotton line that is Ascot 101 to 105 of the Chhatrapati Sambhaji Nagar based Ajit Seeds Private Limited expressing a PBW resistance cry 2AA gene from BT। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये सिलेक्शन किया था कि इसको ये ट्रायल वगैरह करवाएंगे। ठीक है, रेगुलेटरी हर्डल्स की अगर हम बात करें, all these trials in addition to carrying out the initial genetic transformation and testing in contained laboratory or greenhouse net house conditions take time for the results to reach the farmers fields। है ना, अब ये सारे के सारे जो ट्रायल्स हैं, है ना, इनमें इनिशियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है इन जगहों पर, इनके रिजल्ट जो है वो फार्मर के फील्ड्स तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा। द रेगुलेटरी बैरियर्स
प्लस अपोजिशन फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स, जो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं और जो एनवायरमेंटल ग्रुप से जो मतलब कुछ अपोजिशन होता है, कुछ विरोध होता है, एंड द नीड टू ऑब्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर फील्ड ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस लेना होता है। इन सब चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों ने ये इंश्योर किया है कि भारत में कोई भी नई जीएम क्रॉप जो है वो, जो ये मॉन्सेंटो के बॉलगार्ड 2 बीटी कॉटन थी मई 2006 में, उसके बाद से कोई भी जीएम क्रॉप जो है इंडिया में कॉमर्शलाइज नहीं हो पाई है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, एक तो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, है ना, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी तरफ से अपोजिशन होता है, स्टेट का कंकरेंस चाहिए होता है फील्ड ट्रायल्स के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से। द सीड इंडस्ट्रीज होप इज़ दैट द हैवॉक wreaked by PBW may prompt the center to adopt a more proactive approach to new GM hybrid events। ठीक है, तो ये जो सीड इंडस्ट्री है उसकी ये उम्मीद है कि जो ये PW की वजह से हैवॉक क्रिएट हुआ है, मतलब जो इतना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी वजह से जो सेंटर है वो ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच रखेगी नए GM हाइब्रिड इवेंट्स को लेकर। एंड दिस इज़ पॉसिबल स्पेशली इन कॉटन विच इज़ इन द फूड क्रॉप, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो GM क्रॉप्स हैं, खासकर फूड क्रॉप्स, है ना, जैसे बीटी ब्रिंजल वगैरह भी आया था, या फिर आपका ये GM मस्टर्ड वगैरह आया था, तो उनको लेकर सरकार जल्दी से अप्रूवल नहीं देती है ना। तो लेकिन क्योंकि अब ये तो फूड क्रॉप है नहीं और इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, तो हो सकता है कि इनको लेकर अप्रूवल दे दिया जाए, और मिलना चाहिए, ऐसा जो सीड कंपनीज़ हैं उनकी उम्मीद है। 2025-26 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसका एम था टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड अ स्टडी सप्लाई ऑफ क्वालिटी कॉटन फॉर द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में ये एम रखा गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को दिया जाएगा, और बेस्ट क्वालिटी कॉटन या गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाएगा। दैट अर्जेंसी मे हैव गॉट एडेड इम्पेटस फ्रॉम द थ्रेट पोज्ड बाय द कंट्रीज कॉटन प्रोडक्शन to the country's cotton production by the PBW and the opportunity opened up for its textile export from Trump's reciprocal tariffs। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हो सकता है कि इनमें और अर्जेंसी आ जाए, क्योंकि और अर्जेंसी इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि एक तो ये जो PBW का कॉटन के ऊपर हमला है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉटन का प्रोडक्शन या यील्ड कम हो रही है, तो इस वजह से एक तो ये अर्जेंसी पैदा हुई है, और साथ ही साथ जो हमारे को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का फ़ायदा मिल रहा है या फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, लाइक बांग्लादेश, लाइक चाइना, है ना, उसकी वजह से हमारा चाइना के साथ तो खैर वैसे भी एक अलग ही लेवल पर ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर रिटेलिएटरी जो है वो टैरिफ्स लगाए हैं। तो उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स वापस नहीं किए तो चाइना के ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका तो ट्रेड वॉर एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ा सकें। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके के चार्ट दिए गए हैं। कॉटन का आउटपुट है ना लगातार बढ़ रहा है फिर गिर रहा है। कॉटन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो भी बीच में ज़्यादा हो गया था, अब काफ़ी कम होता जा रहा है। और इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वेयर एवर इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, चलो, तो इसको लेकर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन है जैसे कि रिगार्डिंग द डिक्लाइन क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डिक्लाइन इन इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉटन प्रोडक्शन in India peaked in the marketing year 2013-14. Cotton imports in 24-25 are projected to exceed exports for the first time since 2002. Per hectare cotton lint yield has remained consistently above 550 kg over the last 5 years. Which of the above statements is or are correct? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, and 1, 2 and 3. Consider the following statements about regulatory hurdles in GM crop adoption in India. No new GM crop has been commercially released in India since 2006. The approval process for GM crops require concurrence from state governments for field trials, and BRL2 trials can be conducted on plots larger than 5 acres after BRL1 trials are completed. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, only 3 and none. इसके बाद एक मेंस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया इज मिसिंग अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी
इंडिया इज मिसिंग a significant opportunity in global textile markets due to its faltering cotton sector. Analyze this statement in light of the global tariff scenario and India's cotton import export trends. ठीक है, 250 वर्ड्स का आंसर आप इसमें भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे. तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे. और जाने से पहले मैं आपको एक बार ये फिर से बता दूं कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई बहन अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो CSET के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट होगा और जितना जल्दी आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, बाकी प्रीलिम्स 2025 की अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो उसके लिए आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं. और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड आप करने के हम आपको लिंक दे देंगे. और ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं. बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे ये एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस टर्म में कि ये सेशंस ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे. तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब आप कमेंट्स में दें. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके. हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. और जो भी मैंने आपको ये MCQs क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए हैं इन सबको वहाँ पर क्विज के फॉर्म में एक पोस्ट कर दिया जाएगा, सो दैट कि आप वहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं और उनका आंसर भी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.